सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अलंकार तथा इसके भेद। ये क्या है? ये आभूषण है जिसका प्रयोग महिलाएं अपने को सुंदर बनाने व सजाने के लिए करती हैं। जिस प्रकार से आभूषण का प्रयोग महिलाएं अपने आप को सुंदर बनाने के लिए करती हैं, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग वाक्य को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। यह दो शब्दों से बना है, अलम तथा कार, जिसका अर्थ अलंकृत करना अर्थात सजाना होता है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के होते हैं और पहनने वाले की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार सुंदर वर्ण एवं अर्थों से निर्मित होते हैं तथा यह काव्य को आकर्षक बनाते हैं। परिभाषा: काव्य के सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। कवि अपनी कविता को जिन विविध वर्णों, शब्दों व अर्थ योजनाओं से सजाता है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति। तो आइए जानते हैं हम शब्दालंकार क्या होता है। जिस रचना में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। इसके 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष। सबसे पहले हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिस वाक्य में एक ही व्यंजन, एक ही वर्ण बार बार आता है और इसके कारण वाक्य के सौंदर्य को बढ़ाता है या वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार र वर्ण आया है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, इसमें स की आवृत्ति हुई है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पे चौ वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बार बार एक ही अक्षर, एक ही वर्ण आता है, इसके कारण वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप लोग एक बोलते हो ना, क्या, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चटनी चटाई। ये आप लोग क्यों बोलते हो? अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बार बार च वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण वाक्य सुंदर लगता है। तो जाहिर सी बात है, इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी जिसमें एक ही वर्ण बार बार आता है, जिसके कारण वाक्य सुंदर लगता है, ये होता है अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यानी एक ही वाक्य में एक शब्द बार बार आएगा और हर बार उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे देखिए, घटा शब्द 2 बार आया है। पहले घटा का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा का क्या अर्थ होता है? कम होना। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। बेर शब्द 2 बार आया है, ठीक है, और दोनों का अर्थ एक बेर यानी 3 बेर के दाने, और दूसरा 3 टाइम्स, 3 बार खाती थी। एक और उदाहरण, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या पाए बोराय नर या पाए बोराय। यहाँ पे कनक और कनक
एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि किसी व्यक्ति को ढेर सारा सोना मिल जाए, गोल्ड मिल जाए, तो भी वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा खुशी के मारे, और किसी को धतूरा पिला दो तो भी वो पागल हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये है कि जहाँ पे शब्द बार बार आते हैं और हर बार उसके अर्थ अलग हो जाते हैं, ये होता है यमक अलंकार। तीसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक वाक्य में शब्द जो है एक ही बार आएगा लेकिन उसके कई अर्थ निकल जाएंगे। जैसे मंगन को देख पट देती बार बार है, यहाँ पे पट, पट का दो अर्थ है, दरवाजा और कपड़ा। नायिका जो है मंगन मांगने वाले को देख के बार बार कपड़ा देती है या बार बार दरवाजा को बंद कर देती है, पट देती है, दरवाजा बंद कर देती है। एक और उदाहरण देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन के यहाँ पे कई अर्थ है। सुबरन यानी सुंदर वर्ण, अच्छे वर्ण, छंद, अक्षर, सुंदर स्त्री, सोना, कई अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अब सुबरन को कौन कौन ढूंढेगा? कवि, कवि सुंदर वर्ण, सुंदर छंद को ढूंढेगा ताकि वो कविता को लिख सके। ठीक है। व्यभिचारी, जो बुरे विचार के लोग हैं वो सुंदर स्त्री को ढूंढते हैं। जो चोर है वो सोना को ढूंढता है। यहाँ यानी कि इसमें शब्द एक ही बार आया है और इसके एक से ज़्यादा अर्थ निकला है। एक और उदाहरण देखते हैं, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द, इसके दो अर्थ हैं। कलियां फूल का अविकसित रूप, अभी अधखिला, और दूसरा यौवन पूर्व की अवस्था को कलियां कहते हैं। यानी कि जहाँ पे शब्द एक ही बार आता है और एक से अधिक उसके अर्थ निकलते हैं, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अगला देखते हैं अर्थालंकार। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होके उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं, उसको अर्थालंकार कहते हैं। यानी यहाँ शब्द सीधे सीधे नहीं आके अर्थ के द्वारा, अपने अर्थ के द्वारा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करेगा, वाक्य में आकर्षण उत्पन्न करेगा, यहाँ पे अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 भेद बताए गए हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। तो आज हम इस 5 भेद के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं पहला, उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी किसी की विशेषता बताने के लिए उसको किसी और से उपमा दी जाए। जैसे हरिपद कोमल कमल से। हरि का जो पद है, जो पैर है, वो कोमल है, किसकी तरह? कमल की तरह। यानी यहाँ पे कमल से उनका पैर का उपमा दिया गया। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर के पत्ते के समान मन डोला। नायिका का मन ठीक वैसे ही डोल रहा है जैसे पीपर का पत्ता डोलता है। नील कमल से सुंदर नयन। यहाँ पे नयन को नील कमल बताया गया, नील कमल सा सुंदर है। ठीक है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। बच्ची की उपमा किससे दी गई है? फूल से। इसकी ये भी पहचान है कि इसमें सा, से, सी, सरस, समान इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य व्यक्ति या अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रह जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यानी जैसे हमने पहले पढ़ा, फूल सी नाजुक, ठीक है, चांद सा सुंदर। ऐसा नहीं, चांद सा सुंदर चेहरा नहीं कहेंगे, बल्कि हम चंद्रमुखी बोल देंगे। ठीक है। यानी
यहाँ दोनों को एक कर दिया। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। चांद सा खिलौना नहीं मांग रहा है बच्चा, बच्चा चांद रूपी खिलौना को मांग रहा है, चांद को ही मांग रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी चंद्र रूपी खिलौना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को ही अपने रतन के रूप में, अपने पुत्र के रूप में पा लिया। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, यानी अत्यंत समानता दर्शाने के लिए यहाँ उपमेय तथा उपमान को एक कर दिया गया है। तो ये होता है रूपक अलंकार। अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये वाचक शब्द है मनु, मानो, जनु, जनहु, जानो। जैसे उदाहरण देखते हैं, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका। यहाँ पे मानो का प्रयोग किया गया है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की गई है। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। एक और उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तनकापने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ भी हमने संभावना व्यक्त की है। एक और उदाहरण देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। तो इस तरह से हमने ये देखा कि उपमेय और उपमान में, ये देखा कि उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की गई है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं मानवीकरण। जहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आ रही रवि की सवारी। यहाँ एक और उदाहरण देखते हैं, मेघ आए बंठन के संवर के। मेघ को दामाद बताया गया है, यानी इसको मानव की चेष्टा का आरोप किया गया है, मानव बताया गया। आए महंत बसंत, बसंत को, बसंत ऋतु को महंत बताया गया। महंत कौन होता है? जो गांव का मुखिया होता है, तो उसको बसंत बताया गया है, यानी प्रकृति और मानव को एक कर दिया गया। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे, हंसता कौन है? इंसान हंसता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ जड़ वस्तुओं अर्थात प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया गया है। तो ये होता है मानवीकरण अलंकार। अगला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी ऐसी नगरी है जो स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। तो बातों को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। एक और उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी हनुमान के पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई। तो यहाँ बातों को हम अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यानी अभी राणा जी सोच ही रहे हैं, महाराणा प्रताप, कि आगे बहुत बड़ी नदी है, पता नहीं घोड़ा कैसे पार उतरेगा। अब ये सोच ही रहे हैं, तब तक घोड़ा उस पार जा चुका था। यानी यहाँ पे बातों को हम अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जहाँ गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अलंकार का ये पांचों भेद समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।